पटना में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है और अब से थोड़ी देर के बाद ही दीघा रिजॉर्ट में मीटिंग होने वाली है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, माले और वीआईपी के नेता मौजूद रहेंगे। तेजस्वी, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू के साथ सभी पार्टियों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और सभी दलों के जिलाध्यक्ष और अन्य कमेटियों के सदस्य भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा और इसके पहले 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी। आपको बताते चलें, इस बैठक में जिस तरीके से चुनावी बैठकें लगातार हो रही है, तो उसी सिलसिले में ये बैठक है। विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर महागठबंधन का महामंथन होने जा रहा है, जिसमें महागठबंधन के घटक दल के बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बताते चलें, कई रणनीतियों पर आज इस बैठक में रणनीतियां बनाई जाएंगी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। आज हो सकता है कि सीएम फेस को लेकर के भी बात बने, क्योंकि सीएम फेस को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है कि चेहरा महागठबंधन का कौन होने वाला है। तेजस्वी यादव, आरजेडी तेजस्वी यादव का नाम ले रहा है, लेकिन अभी महागठबंधन के अंदर एकजुटता के साथ तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगी है। इसी वजह से अभी सस्पेंस बरकरार है। तो देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाएंगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की आज की बैठक एक ऐतिहासिक बैठक होगी, जहां सभी दलों के सारे लीडर्स, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष मिलके एक समन्वय का परिचय देंगे, एकजुटता का परिचय देंगे और नीचे तक ग्राउंड लेवल तक अपनी बातों को रखेंगे। और रही बात चेहरे की, तो बिहार की जनता चेहरा है और इसी चेहरे पे हम लोग बिहार के चुनाव में जाएंगे। देखिए, चेहरा उन लोगों के यहाँ चलता है जो चेहरे पर चेहरा लगा लेते हैं। हमारे यहाँ स्पष्ट है, विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर और एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान और एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग के साथ महागठबंधन का निर्माण हुआ है। और हम विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ जनता और जनता के सवालों को लेकर के, जनता के मुद्दे को लेकर के सारे मामले पर चर्चा करेंगे। देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी 2020 में ही जो है मुख्यमंत्री बन चुके थे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की आज के दिन में मांग है तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में जो है तेजस्वी सहनी की सरकार चाहिए। बिहार में रोजगार चाहिए। बेरोजगारी कैसे मिटाना है, उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं और आगे काम भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज तीसरी और सबसे बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है और इस बैठक में सभी जो घटक दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव, इसके अलावा कांग्रेस से बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के अलावा वीआईपी से मुकेश सहनी और लेफ्ट दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। आज की बैठक में सांसदों के अलावा विधायकों और विधान पार्षदों के साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें भी बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले 2 दौर की बैठक हो चुकी है। पहली बैठक राष्ट्रीय जनता दल के इसी ऑफिस में हुई थी, इसके बाद सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई और आज ये तीसरी बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज देखना होगा, क्योंकि अभी भी जो महागठबंधन में एलाइज पार्टियां हैं उनके बीच असमंजस की स्थिति है। खासकर सीएम फेस को लेकर जो एक सहमति होनी चाहिए थी, उसमें कमी दिख रही है। कांग्रेस ने पहले ही सीएम फेस को लेकर कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ये तय होगा जब सीएम फेस कौन होगा और उस पर सहमति बनाई जाएगी। इसके बाद भाकपा माले ने भी यह क्लियर कर दिया है कि जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा उस बेसिस पर सीएम फेस तय किया जाएगा। तो देखना होगा सीएम फेस को लेकर आज जो एलाइज पार्टियों की बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ तय होता है। इसके अलावा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी क्या कोई सहमति बनती है। तमाम जो ऐसे इश्यूज हैं वो एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में महागठबंधन के सामने खड़े हैं। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि आज की जो बैठक हो रही है उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर गहन चिंतन मंथन होगा और इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो चुनावी रूपरेखा और जो कार्यक्रम तय किए जाएंगे उनको कैसे अमली जामा पहनाना है, इस पर भी खास तौर पर चर्चा होगी। देखना होगा आज की बैठक में क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है
और यह बैठक दिन में शुरू हो जाएगी। 11 बजे से यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में एक एक कर सभी दलों के नेता मंथन में जुटेंगे और मंथन के बाद क्या कुछ निकलता है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो महागठबंधन की 2 बैठकें अब तक हो चुकी हैं और ये तीसरी बैठक होने वाली है। 2 बैठकें होने के बावजूद अभी बहुत कुछ खास बातें सामने नहीं निकलकर सामने आई है और अभी बात की जाए सीट शेयरिंग को लेकर के तो उस पर भी सहमति नहीं बनी है और ना ही सीएम फेस को लेकर मुहर लगा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब तक देखिए पटना में महागठबंधन की 2 बैठक हो चुकी है और आज पटना में तीसरी बैठक होने वाली है। पहली बैठक 17 अप्रैल को पटना में आरजेडी कार्यालय में हुई थी। दूसरी बैठक की बात करें तो 24 अप्रैल को पटना में कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हुई थी। आज तीसरी बैठक होने वाली है। पटना के दीघा रिजॉर्ट में यह बैठक होगी। तो आइए अब एक नजर डालते हैं आज होने वाली बैठक में क्या हो सकता है। देखिए तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आज की बैठक होने वाली है और इस बैठक में महागठबंधन के सभी 6 घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी दलों के बीच देखिए तालमेल पर जोर होगा। खासकर केंद्र की ओर से जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद महागठबंधन की पहली बैठक होगी और बैठक में इस पर भी महागठबंधन के नेता रणनीति बना सकते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर महागठबंधन को एनडीए से लड़ना होगा। तो अब देखिए ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बैठक में इन सवालों के जवाब मिलेंगे? महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी पर सहमत होंगे सभी दल? जितने भी घटक दल हैं क्या तेजस्वी पर सहमत होंगे? सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होने वाला है? ये 3 ऐसे मुख्य सवाल हैं, अहम सवाल हैं जिसको लेकर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तस्वीरें साफ होंगी और इन सवालों के जवाब निकलेंगे। अभी तक 2 बैठकें हो चुकी हैं लेकिन बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। आज तीसरी बैठक हो रही है। उम्मीद है इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे लेकिन चूंकि अभी बहुत दूर है, विधानसभा चुनाव में अभी टाइम है, लगभग 6 महीने का वक्त है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि अभी क्या रणनीति बनाई जाती है महागठबंधन की तरफ से, घटक दलों की क्या डिमांड है और बाकी सारे जो पार्टियां इसमें हैं वो क्या चाह रही है, क्या फॉर्मूला तय करने वाली है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, महागठबंधन की आज तीसरी बैठक होने वाली है। 2 बैठकों में भी अभी तक कुछ बहुत खास नहीं निकला है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आज की बैठक से? देखिए आज की बैठक सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है और इसमें केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता ही शिरकत नहीं करेंगे बल्कि एमपी, एमएलए, एमएलसी और यहां तक कि जिला अध्यक्षों और जो कमेटियां हैं पार्टियों की उनके जो मेंबर्स हैं उनको भी बुलाया गया है। तो इस मायने में आज की बैठक को महागठबंधन की तरफ से ही सबसे बड़ी बैठक बताया जा रहा है और जैसा कि आपको पता है अब तक 2 बैठकों में सीएम फेस तय नहीं हो पाया है, सीट जो शेयरिंग है उसका फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। तो देखना होगा आज की बैठक में महागठबंधन के नेता जब जुटेंगे तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले कांग्रेस ने सीएम फेस का चेहरा नकार दिया और उसके बाद महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक दल जो है भाकपा माले, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने भी कह दिया कि जब रिजल्ट आएगा, विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद सीएम फेस तय होगा। जो सबसे बड़ा चेहरा होगा, जो सबसे बड़े दल का नेता होगा, उसको हम सीएम फेस मानेंगे। तो यानी जाहिर सी बात है अभी भी विरोधाभास की स्थिति है। राजद के नेता भले ही एक स्वर में कह रहे हो कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, लेकिन जो इलाइज पार्टियां हैं वो इस पर फिलहाल सहमत नहीं दिख रही हैं। मृत्युंजय तिवारी जी राजद के प्रवक्ता हैं और क्या बात है, आज की बैठक से कुछ होगा, निकलेगा कुछ? भाई बैठक तो अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बैठकों का दौर तो चलता रहेगा। तो बैठक फलाफल निकले या नहीं? फलाफल कैसे नहीं निकल रहा है? बिहार की भलाई की लड़ाई है और इसके लिए ये डबल इंजन की जो खटारा सरकार है, नकारा सरकार, इसकी विदाई के लिए तो भलाई की लड़ाई में सीएम फेस तय नहीं हो रहा है। अरे सीएम फेस कौन कह रहा है नहीं तय हो रहा है? कौन हो रहा है? कांग्रेस कह रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन इंडिया गठबंधन का श्री तेजस्वी यादव जी थे, हैं और रहेंगे। तो आप लोग इस मुद्दे पर सहमत क्यों नहीं है? क्यों सहमत नहीं है? कांग्रेस और भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद तय होगा। सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं आपको पता है? बयान दिए हैं कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। तेजस्वी, अच्छा 2020 में कौन थे? अरे 20 की बात भाई 25 में भी तेजस्वी जी ही हैं। समझने वाले समझ गए हैं, जो न समझ रहे हैं अनाड़ी हैं। बार बार तो तेजस्वी पहेली के आधार पर तय होगा। पहेली कहाँ है? कहाँ पहेली है? जब नेतृत्व करता तेजस्वी जी हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, उनके ही नेतृत्व में सब चीज हो रहा है, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ही ना है
14 करोड़ जनता के दिलों में तो अलायंस पार्टी के नेता क्यों नहीं उनका नाम ले रहे हैं? इसमें दिक्कत क्या है? अलायंस पार्टी का नेता नहीं ले रहा है ना। कांग्रेस के राजेश राम, कृष्णा अल्लाबरू, दीपांकर भट्टाचार्य, सब लोग ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? बयान तो दे रहे हैं बिल्कुल कुछ और। संजय, और जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी को सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आश्वस्त है, उनकी पार्टी आश्वस्त है कि सीएम चेहरा जो है वो तेजस्वी ही होने वाले हैं। हालांकि इसमें अभी विरोधाभास देखने को मिल रहा है घटक दलों के बीच में। जनता मान चुकी है, इससे कोई इनकार चलिए नहीं ठीक कर है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। महागठबंधन की बैठक को लेकर देखिए राजनीति भी गर्म है। एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन की बैठक को नाटक बताया है और साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा विहीन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक जातीय जनगणना की घोषणा के बाद दरअसल इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ये असमंजस की स्थिति में है, इनके हाथ से तोते उड़ गए और चुनाव से पहले ही ये मैदान से बाहर हो गए हैं। ये अपराध पर झूठे आंकड़े प्रकाशित करते हैं, नौकरी रोजगार के विषय में झूठी बयानबाजी करते हैं। सबका भंडाफोड़ हो गया, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। तो आज की बैठक में ये फिर से वही नीतियां बनाएंगे कि कैसे जनता में भ्रम फैलाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, बिहार की जनता आपके भ्रम जाल में अब नहीं फंसने वाली। पटना में आज होने वाली महागठबंधन की बैठक नाटक से कम नहीं है। इसमें शामिल तमाम घटक दल में कौन बनेगा सीएम को लेकर मारकाट की नौबत है। यह जानते हुए कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। संभावनाओं के इस खेल में सभी घटक दलों की माथापच्ची बेकार जाने वाली है। कांग्रेस के सुर और ताल अलग हैं तो राजद में सिर्फ डोवल की स्थिति है। आगे कर महागठबंधन में जिस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रखा है, उससे तो यही लगता है कि महागठबंधन दलों का दलदल के रूप में आज उपस्थित है। वहां न तो कोई नेता है, न नियत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न संगठन है। सिर्फ दिखावे के लिए, लोगों को भरमाने के लिए और बिहार की जनता को ठगने के लिए इस महागठबंधन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। आज पूर्वी चंपारण के ढाका में यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली है। शनिवार को किशनगंज के बहादुरगंज में ओवैसी ने आरजेडी को खुला चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी हमारे 4 विधायक तोड़े, अब 24 आएंगे। ओवैसी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। चुनावी साल में सीमांचल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम मिशन शुरू हो गया। बिहार दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने किशनगंज के बहादुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने यहां एक बार फिर 4 विधायकों को तोड़ने पर आरजेडी पर जमकर हमले किए। ओवैसी ने तेजस्वी को सीधे सीधे चैलेंज करते हुए कहा कि तुमने 4 एमएलए तोड़े, अब 24 आएंगे। ओवैसी ने बिहार से आरजेडी को भगाने की बात कही। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे। इंशाअल्लाह होता है, 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह होता है। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। किशनगंज में आरजेडी पर ओवैसी के हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोलते हुए एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता दिया, तो जेडीयू ने कहा ओवैसी कुछ भी बोलें, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। बिहार में कौन बीजेपी की बी टीम बनकर घूम रही है, यह बिहार की जनता को और सीमांचल वासियों को पता चल गया। वो 24 क्या लाएंगे, इस बार तो वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी और 4 कैंडिडेट तो मिलेगा नहीं, तब ये चुनाव यहाँ क्या लड़ेंगे। ओवैसी जी, आपको खंजर तेजस्वी जी ने मारा कि आप खंजर तेजस्वी जी को मारे, ये तो आप दोनों के बीच का आंतरिक मामला है। हम तो बस केवल इतना जानते हैं कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से तय कर लिया है कि 2025 से 30 और आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए थे। बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। अब ओवैसी आरजेडी पर उनके विधायकों को चुराने का आरोप लगाते हुए
जमकर हमले बोल रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी के मिशन मुस्लिम से सियासत गरमा गई है। किशनगंज से संवाददाता आशीष और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बिहार में पत्र की सियासत खूब हो रही है। जातिगत जनगणना कराने की केंद्र की घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसके जवाब में अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद को एक पत्र लिखा है। लालू प्रसाद पर अति पिछड़ी जाति के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के अपमान का जिक्र किया। 2 पेज के इस पत्र में और क्या क्या है, इसके बारे में नीरज कुमार से संवाददाता आनंद अमृतराज ने बात की है। माननीय लालू जी के नाम खुला पत्र, गुनाहनामा की सूची संलग्न, राजनीति आपने अपने चार्जशीटेड बेटा के हवाले किया तो गुनाह का बैताल भी उनके साथ रहेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर का राजनैतिक अपमान साक्ष्य संलग्न है कि आप उनको जीप पर चढ़ने लायक नहीं मानते थे। राजद शासन काल में नरसंहार, उसमें अति पिछड़े का कत्लेआम होता था, उसको हक देने की बात तो खैर दूर की बात थी। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग तक नहीं था सरकार में। ये कैसा सामाजिक न्याय का फर्जी प्रेम था। साथ ही साथ अति पिछड़ा को हक दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार में रहते हुए जातिगत जनगणना के लिए चारा घोटाला में चूंकि आप फंसे हुए थे, आपने कोई दबाव नहीं बनाया और राज्य में जाति सर्वे नहीं करवाया। आप जननायक की विचारधारा के अपमान करने के कारण महिला और बेटी के भूमिका का आप सम्मान नहीं करते थे, इसलिए उनको शून्य की स्थिति में ला दे, तो ये गुनाहनामा आपने किया। तो इस गुनाह को कबूल करिए लालू जी। कौन गुनाहगार है इसके लिए? कर्पूरी के अपमान में लालू जी मैदान में। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित हो रही है। 2.5 लाख सीटों के लिए बताते चलें, यहां पर यह परीक्षा करीब 23 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा और दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों के केंद्र पर पहुंचना होगा। और बिहार में देखिए कुल 142 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 96 परीक्षा केंद्र बिहार में हैं। लीक प्रूफ परीक्षा को लेकर क्या तैयारी है, इस पर विस्तार से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। तो आज दोपहर 2 बजे से एग्जाम है नीट यूजी की परीक्षा और 5453 केंद्रों पर नीट परीक्षा आज होगी। बता दें आपको 96 केंद्र पटना में है जिसमें एग्जामिनेशन होने वाला है और 96 केंद्र पर यहां परीक्षा होगी। बिहार में कुल 142 परीक्षा केंद्र है, लेकिन पटना में 96 है। तो आज देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 2.5 लाख सीट है और 2.5 लाख सीट पर आपको बता दें कई बच्चे जो हैं एग्जाम दे रहे हैं। बिहार में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है और बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भव्य तरीके से सजाया गया है। सीएम नीतीश कुमार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया चीफ गेस्ट होंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीरंदाजी और बैडमिंटन के मैच भागलपुर में खेले जाएंगे। 17 राज्य के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। इन खिलाड़ियों में खेल को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। संवाददाता विकास कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। खेलो इंडिया का आगाज हो गया है और इस बार का खेलो इंडिया खास है क्योंकि खेलो इंडिया की मेजबानी बिहार कर रहा है। भागलपुर में भी खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर 2 तरह के गेम का आयोजन होना है। आज जो है तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन शहर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में किया जा रहा है और
17 राज्यों के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भागलपुर पहुंचे हैं। सैंडिस कंपाउंड मैदान खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैम, कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है और प्लेयर भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड भी मिला है और बिहार सरकार ने बहुत अच्छा सुविधाएं प्रोवाइड की है। बच्चे तो जरूर उभरेंगे। फर्स्ट टाइम बिहार आना हुआ है? यस सर। कैसी व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, ट्रैवलिंग का व्यवस्था अच्छा है, होटलिंग दिया है, बच्चों के लिए भी सुविधा अच्छी दी है, क्योंकि बच्चों को सुविधा अच्छी मिलेगी तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, उभरेंगे खिलाड़ी। और यहाँ पे भी खाने पीने का भी इंतजाम बहुत अच्छा किया है। पिच ओवरऑल ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो फील है वो बच्चों को पहले से इंटरनेशनल फील दे रहा है, तो बच्चों में जो एक खुशी का माहौल है, जीतने का माहौल है, ये बहुत तंदुरुस्ती का माहौल बन गया है। लगता है कि प्रदर्शन बेहतर होगा? बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे भी है। सबसे बड़ा जो संघ है वो महाराष्ट्र का रिप्रेजेंट कर रहा है और बिहार आके यहाँ पे सब बच्चे बहुत कुछ उभर सकते हैं और भी उभरेंगे। नए नए खिलाड़ी भी आएंगे, बिहार से भी आएंगे। चलिए तस्वीर देखिए कि किस तरह से खेलो इंडिया का आगाज हो गया है और जो तीरंदाजी के प्रतिभागी हैं वो अपने तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि 17 राज्यों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलो इंडिया के तहत आज भागलपुर में अपनी प्रतिभा का दम दिखा रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।